आज हम नेक्स्ट सेट ऑफ 30 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे जो हमने कल मतलब इसके पहले वाले वीडियो में करे थे। ये उसके आगे के 30 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहला क्वेश्चन है, हाना मेमोरी फुल हो जाती है, सिस्टम फ्रीज हो जाता है, तो आप क्या करोगे? तो सबसे पहले हाना मेमोरी फुल हो गया मतलब आपको ये समझ आ गया कि हाना का मेमोरी इशू है। मेमोरी इशू क्यों हो सकता है? अगर मान लो मतलब मेमोरी भर गई, वो तो एक चीज़ है ही, मतलब मान लो आपका लॉग बैकअप ठीक से नहीं हो रहा है तो आपका मेमोरी फुल हो सकता है। फिर उसके बाद में आपका कोई सीक्वल जॉब चल रहा हो, जो किसी एक्सपेंसिव क्वेरीज का यहाँ पे मतलब होता है एक्सपेंसिव सीक्वल क्वेरीज, मतलब ऐसी सीक्वल क्वेरीज जो ज़्यादा सीपीयू कम यूटिलाइज कर रही है, ठीक है। तो अगर आपका हाना मेमोरी फुल हो जाता है तो सबसे पहले आप df-h कमांड चलाओगे ओएस लेवल पे और सारा डेटा चेक करोगे। फिर उस हिसाब से आप चेक करोगे कि सबसे ज़्यादा कौन सी डायरेक्टरी है जो भरी हुई है। आप लॉग बैकअप चेक करोगे, आप उसका वो चेक करोगे कि एक्सपेंसिव कोई क्वेरीज है कि नहीं, डेल्टा मर्ज ठीक से हो रहा है या नहीं, सेव पॉइंट ठीक से हो रहा है या नहीं, वो चेक करोगे। लास्ट टेबल चेक करोगे, पुराना कोई लॉग डेटा पड़ा हुआ होगा वो चेक करोगे। उस हिसाब से आप जब इशू रेक्टिफाई आइडेंटिफाई करोगे कि अगर मेमोरी इशू है तो कोई फाइल्स है, अगर मेमोरी इशू है या फिर लॉग डायरेक्टरी वाला इशू है, लॉग बैकअप नहीं हो रहा है, लॉग डायरेक्टरी लॉग बैकअप नहीं हो रहा है तो आपका लॉग फुल रहेगा, तो उस वजह से इशू आ रहा है, तो आप लॉग को बेसिकली लॉग का मैनुअली बैकअप लोगे ताकि आपकी लॉग फाइल डायरेक्टरी क्लियर हो जाए, फिर वो स्पेस आप कम करोगे। फिर अगर कोई पुराना डेटा पड़ा हुआ है तो अप्रूवल लोगे, आप वो डेटा वो करोगे। अगर कोई एक्सपेंसिव क्वेरी, अगर आपको पता है कि कोई एसक्यूएल क्वेरी आइडेंटिफाई हो रही है जो बहुत टाइम से चल रही है और बहुत हाई यूटिलाइजेशन कर रही है सीपीयू का, आप उसको फिक्स करोगे, उसको छोटा मतलब उसको अपने आप नहीं करोगे, अप्रूवल लोगे ऑब्वियसली, या डेवलपमेंट टीम से कोऑर्डिनेट करोगे, फिर उसको उस इशू को रिजॉल्व करोगे। फिर अगर मेमोरी का मतलब अगर मेमोरी का इशू है तो आप ऑपरेट मतलब जो इंफ्रास्ट्रक्चर टीम होती है उससे बैकएंड पे मेमोरी इंक्रीज करवा सकते हो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी प्रॉपर फंक्शन की वजह से या इशू की वजह से सिस्टम हैंग हो रहा है या फ्रीज हो रहा है तो आप सिस्टम रीस्टार्ट अप्रूवल लेके सिस्टम रीस्टार्ट ट्राई कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अभी आप थ्योरेटिकली अपने हिसाब से फ्रेम करके इसका आंसर लिख लो, और ज़रूरत पड़ेगी आपको टाइम मिलेगा जब आप इस पे हाना ऑपरेटिंग सिस्टम हाना डेटाबेस पे भी लॉगिन करके चेक कर सकते हो। df-h कमांड, एसएपी कंट्रोल कमांड बहुत बार पूछते हैं कि कैसे एसएपी कंट्रोल कमांड यूज़ करते हैं। फिर लॉग्स कहाँ चेक करते हैं डेटाबेस में, आपका हाना डेटाबेस पूरी में भी हो जाता है, ओएस लेवल पे भी हो जाता है। फिर लास्ट बैकअप कब हुआ था, बैकअप के टीम टाइप्स कौन से हैं, ये भी मैंने आपको बताया था, वो भी एक बार रिवाइज कर लेना। फिर उसके बाद में कुछ ओएस के बेसिक कमांड्स होते हैं वो करवाना। बैकअप के 3 टाइप तो मैं आपको बता ही चुकी हूँ। अगर पॉइंट इन टाइम रिकवरी करना है तो कैसे करते हैं वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ, वो भी क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेना। उसके बाद डेल्टा मर्ज क्या होता है, सेव पॉइंट क्या होता है, MDC 1 सॉरी हाना 1.0 2.0 में क्या फ़र्क होता है, MDC में क्या MDC क्या होता है, फिर टेनेंट क्या होता है। टेनेंट इज़ अ लॉजिकल पार्टीशन विद इन अ सिस्टम, जैसे कि और एक टेनेंट रिप्रेजेंट्स टू वन सिस्टम, ठीक है। ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको डिटेल में डेटाबेस वाले वीडियो में आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो अगर आपको ऐसा कंफ्यूजिंग सा लग रहा हो तो वो वाला वीडियो आप दोबारा देख लेना, ऐसे ही आपके पॉइंट्स रिवाइज होते रहेंगे। उसके बाद में हाना 1.0 2.0 में क्या डिफरेंस है, ओरेकल और हाना में क्या डिफरेंस है। बाकी कोई सिस्टम है, अगर ओरेकल डेटाबेस से हाना डेटा बेस को टाइम स्पेस कम क्यों लगता है, फास्ट क्यों है, ये सारी चीज़ें, ईसीसी और एस4 हाना के बीच में डिफरेंस क्या है, ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ बहुत बार डिस्कस कर चुकी हूँ, बट आपको क्वेश्चंस याद रहे इसलिए मैं बार बार बता दूँ कि आपको क्लिक होना चाहिए आंसर, मतलब कितनी प्रैक्टिस हो जानी चाहिए कि क्वेश्चन सुनते ही आपको सीधे क्लिक होना चाहिए कि इस वाले इसमें मेरे को कौन सा पॉइंट बोलना है, ठीक है। उसके बाद में एनक्यू सर्वर फेल हो गया तो आप क्या चेक करोगे? तो सबसे पहले एनक्यू सर्वर का नाम सुन के आपको ये आना चाहिए, ये दिमाग में आना चाहिए कि ये आपका ASCS पे काम करता है। ASCS आपका सेंट्रल इंस्टेंस हो गया, इसके पहले सेंट्रल इंस्टेंस बोलते थे, अब ये ASCS हो गया। आपको सेंट्रल इंस्टेंस नहीं बोलना है, आपको ASCS ही बोलना है। एनक्यू का इशू आ गया मतलब आपका ASCS पे कोई इशू है। ASCS पे आपका मैसेज सर्वर और एनक्यू सर्वर काम करता है। एनक्यू सर्वर क्या करता है, लॉक अनलॉक वाला ध्यान रखता है। मैसेज सर्वर क्या करता है, सारे सिस्टम के जितने भी सर्वर्स है उसकी डिटेल्स ट्रैक करके ये बताता है कि कौन से सर्वर पे कितना लोड है, और वेब डिस्पैचर के साथ कनेक्ट करके फिर वो बताता है कि कैसे वेब डिस्पैचर के साथ कनेक्ट करके फिर बताता है कि कौन सी इनकमिंग रिक्वेस्ट कहाँ डाइवर्ट करनी है। वेब डिस्पैचर का लोड बैलेंसिंग के अलावा और क्या काम है, रिवर्स प्रॉक्सी। रिवर्स प्रॉक्सी मतलब ये प्रॉक्सी डिटेल शेयर नहीं करता एंड यूजर के साथ, कस्टमर की जितने रिक्वायर्ड डिटेल्स होती है, यूआरएल वगैरह उतना ही दिखाता है, उसको बोलते हैं रिवर्स प्रॉक्सी।
ठीक है, फिर उसके बाद में इसी में आपको मैं एक और क्वेश्चन बताती हूँ। तो इन ERS का बताया था मैंने, एनक्यू रेप्लिकेशन सर्वर, इसका भी डिफरेंस बताया था। कई बार ये भी पूछते हैं कि अगर आपका ASCS चला जाता है और आपके पास ERS नहीं होता है तो आप कैसे टेक केयर करोगे। ERS का काम क्या होता है, ERS आपका ASCS का बैकअप होता है। इन केस आपका ERS चला जाता ASCS चला जाता है तो आपका ERS टेक ओवर कर सकता है, जैसे हम लोग हाई अवेलेबिलिटी या डिजास्टर रिकवरी में करते हैं। डिजास्टर रिकवरी में मेजरली एक सिस्टम डाउन चला जाता है तो दूसरा उसकी जगह आ जाता है। तो जैसे ही आपको एनक्यू सर्वर इशू का नाम आया, वैसे ही आपको ये क्लिक होना चाहिए कि ASCS का इशू है। फिर आप क्या करोगे, ASCS चेक करोगे, एनक्यू का प्रोसेस चेक करोगे, कुछ लॉक्स चेक करने के लिए SM12 ट्रांजैक्शन कोड होता है, वो चेक करोगे। फिर अगर आपका रेप्लिकेशन एनेबल्ड है सिस्टम में तो वो चेक करोगे। ठीक है, इस तरीके के कुछ पॉइंट्स आपको इसके ERS के रिलेटेड पता होना चाहिए। SAP अब बट फ्योरी, आप इसमें सीधा ये कह सकते हो कि आपने फ्योरी में काम नहीं किया है, क्योंकि ये थोड़ा अलग सा सिनेरियो हो गया है। इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे फ्योरी का। व्हाट इज राइज विद SAP? राइज विद SAP इज SAP's क्लाउड ट्रांसफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म, जिसमें SAP S/4HANA, BTP, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैनेज सर्विसेज, ये सारी चीज़ें आती है। मतलब SAP इट हेल्प्स कस्टमर्स मूव SAP टू क्लाउड विद सब्सक्रिप्शन मॉडल। ठीक है, राइज विद SAP का कॉन्सेप्ट है जिसमें SAP कस्टमर के लिए सारी चीज़ें आसान करना चाहता है। SAP ये चाहता है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के अलावा मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ कस्टमर्स को सारी सर्विसेज वो अपने ही मॉडल पे अपने राइज विद SAP के कॉन्सेप्ट में वो ये चाहता है कि कस्टमर सीधे SAP के से मूव हो जाए, कस्टमर सिर्फ आकर सर्विस यूज़ करे और बाकी वो उस सर्विस का बैकअप का अपग्रेड का सारी चीज़ों का ध्यान SAP रखे। मतलब कस्टमर बस आए, सर्विस यूज़ करे, उसका पेमेंट करे और बाकी सारा हेडेक SAP अपने आप संभाले, ऐसा वाला कॉन्सेप्ट है। ठीक है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ यूजर्स इन SAP? ये जनरली कोई पूछता नहीं, लेकिन फिर भी आपको ये पता होना चाहिए। डायलॉग यूजर मतलब जैसे आप सबसे पहले लॉगिन करते हो, डायलॉग यूजर होता है। डायलॉग यूजर आपका मेन यूजर होता है। सिस्टम कम्युनिकेशन यूजर आपका बैकएंड में काम करता है जब भी कोई प्रोसेस चल रहा होता है। सर्विस यूजर, रेफरेंस यूजर, ये और दो टाइप्स है। रेफरेंस यूजर मतलब आप इसको सिर्फ रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हो, उससे आप लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, डायलॉग यूजर नॉर्मल यूजर्स है। सिस्टम यूजर आपके RFC के लिए यूज होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये वैसे जनरली कोई पूछता नहीं, बट मेन आपको कौन सा याद रखना है, आपको डायलॉग यूजर जैसे आप लॉगिन करते हो। सिस्टम यूजर बैकग्राउंड में जॉब के लिए यूज होता है। रेफरेंस यूजर से आप लॉगिन नहीं कर सकते। ठीक है, सर्विस यूजर, कम्युनिकेशन यूजर, कम्युनिकेशन भी इंटरनल RFCs के लिए यूज होता है। व्हाट इज DDIC इन SAP? DDIC मतलब डेटा डिक्शनरी। अगर आपको याद होगा तो SPDD मैंने आपको बताया था, वो डेट इज ऑल्सो डेटा डिक्शनरी, और ये भी डेटा डिक्शनरी यूजर है ये। ठीक है, DDIC इज डेटा डिक्शनरी यूजर। इसके पास स्पेशल SAP यूजर स्टैंड फॉर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन अपग्रेड। अगर आपको याद होगा तो जब हम लोग सम अपग्रेड करते हैं तब भी आपको DDIC यूज़र का पासवर्ड मांगता है। तो आपको क्या बोलना है, जब आप सब में लॉगिन करते हो तो SID ADM का मांगता है, और जब आप सम स्टार्ट करते हो, जब उसका इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन के पहले वो थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन में थोड़ी सी डिटेल्स मांगता है, तब वो DDIC यूज़र का पासवर्ड मांगता है। तो वो क्यों यूज़ होता है? अपग्रेड एक्टिविटी के लिए, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, उसके पास स्पेशल प्रिविलेजेस होता है। ठीक है, कर्नल अपग्रेड स्टेप्स आपको पता ही है, मैं आपको बता ही चुकी हूँ कर्नल अपग्रेड क्यों करते हैं। अगर सिंक नहीं हो रहा है तो कौन सा कमांड चलाते हैं। उसके बाद में कर्नल क्यों अपग्रेड करते हैं ये भी आपको पता ही है। लोकल और ग्लोबल पार्ट्स क्या है कर्नल के, ये भी आपको पता ही है। SAP root.sh के यूज़ करते हैं, वो भी मैंने बताया था कि SAP root.sh जो कर्नल की फाइल्स होती है उसको रेलिवेंट प्रिविलेजेस देने के लिए यूज़ करते हैं। SAP कर्नल में कौन से फाइल्स होते हैं? SAP DB exe और SAP exe फाइल्स होते हैं। SAP EXE-DB मतलब जो डेटाबेस डिपेंडेंट फाइल्स होते हैं, और EXE जो डेटाबेस इंडिपेंडेंट फाइल्स होते हैं। ठीक है, व्हाट आर द टाइप ऑफ सिस्टम इंस्टॉलेशन? ये जनरली कोई पूछता नहीं है, लेकिन इसको भी मतलब इतना वैसे कोई नहीं पूछता है, लेकिन आपको ये अगर जनरली पूछा तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है, इसमें आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो व्हाट आर टाइप्स ऑफ सिस्टम इंस्टॉलेशन? इसमें फ्रेश इंस्टॉलेशन, डिस्ट्रीब्यूटेड, इन सब की बजाय आप ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, हाई अवेलेबिलिटी, डिजास्टर रिकवरी, अपग्रेड, इस तरीके की चीज़ें बोल सकते हो। व्हाट आर टाइप ऑफ इंस्टेंसेस? ये भी हम लोग बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। ASCS सेंट्रल इंस्टेंस होता है, एक डेटाबेस इंस्टेंस होता है, एक प्राइमरी एप्लीकेशन होता है, प्राइमरी के बैकअप के लिए एडिशनल एप्लीकेशन होता है, हाई अवेलेबिलिटी के लिए यानी कि लोड बांटने के लिए, हाई अवेलेबिलिटी के लिए एडिशनल एप्लीकेशन सर्वर हो सकता है, और ASCS का बैकअप आपका ERS हो सकता है। तो ये आपके इंस्टेंसेस हो गए, इसके अलावा एक DB इंस्टेंसेस। What are the tools used for ECC to S/4HANA conversion activity? to ECC to S/4HANA conversion activity के लिए पहले आप HANA database इंस्टॉल करोगे तो आपका HDB LZM आ गया, HANA के फाइल्स आ गए, मेंटेनेंस प्लानर आ गया, सम टूल आ गया, शैडो इंस्टेंस आ गया,
इंटरनली सम R3 लोड यूज़ करता है और R3 ट्रांस यूज़ करता है। R3 ट्रांस आपका STMS ट्रांजैक्शन कोड एंड ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के लिए यूज़ होता है और R3 लोड आपका इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए यूज़ होता है। मॉनिटरिंग के लिए आप HANA कॉकपिट यूज़ कर सकते हो। फिर शैडो इंस्टेंस होता है जिसमें डेवलपमेंट टीम लॉगिन करके SPDD ट्रांजैक्शन कोड चला के उसके इश्यूज़ चेक और फिक्स करती है। ठीक है? व्हाट आर इम्पोर्टेंट ट्रांज़ैक्शंस, ये तो आपको जितना याद आए उतना ही सही है। जितना भी आपका एससीसी रिले जैसे एससीसी 4, एससीसी 7 ये आपका क्लाइंट कॉपी से रिलेटेड हो गया। एसयू मतलब एसएपी यूज़र, ऐसा याद रखो, एसयू एसएपी यूज़र, तो आपका एसयू रिलेटेड जितना भी होगा वो यूज़र का हो गया। एससीसी यानी कि आपका एससीसी 4, एससीसी 7, एससीसी 8, एससीसी 9 ये आपका एससीसी मतलब एसएपी क्लाइंट कॉपी। SU01 मतलब एसएपी यूज़र, एसएपी यूज़र एचसीसी यानी एसएपी क्लाइंट कॉपी। एसटीएमएस तो ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट के लिए है ही। SM37 बैकग्राउंड जॉब के लिए हो गया। SM36 बैकग्राउंड जॉब क्रिएट करने के लिए हो गया। ST03N आपका सिस्टम पे लोड चेक करने के लिए हो गया। SM50 और SM66 आपका वर्क प्रोसेस के लिए हो गया। SM50 और SM66 के बीच में क्या डिफरेंस है, ये भी बहुत बार पूछा है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद में व्हाट इज़ RFC इन SAP। RFC का मतलब रिमोट फंक्शन कॉल। दिस इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, कम्युनिकेशन मैकेनिज्म जो SAP के सिस्टम्स के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए यूज़ होता है। RFC का वो क्या होता है, ट्रांजैक्शन कोड SM59 59 SM59 जो आपका हो गया RFC के उसके लिए RFC चेक करने के लिए। ठीक है? व्हाट आर द टाइप्स सिंक्रोनस असिंक्रोनस ट्रांजैक्शन, ये कोई नहीं पूछता है जनरली। आरएफसी के बारे में यही पूछते हैं कि ट्रांजैक्शन कोड क्या है, आरएफसी क्या होता है, अगर किसी सिस्टम में आरएफसी नहीं है तो आप कौन सा क्लाइंट कॉपी यूज़ करोगे। अगर दो ऐसे सिस्टम्स हैं जिसके बीच में आपको क्लाइंट कॉपी करना है बट उसके अंदर आरएफसी कनेक्शन नहीं है तो आप एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मैकेनिज्म यूज़ करोगे। ठीक है? व्हाट आर द टाइप ऑफ सिस्टम कॉपी, ये भी इतना नहीं। व्हाट आर द स्टेप्स फॉर सिस्टम कॉपी, सिस्टम कॉपी में पहले आपने सिस्टम इंस्टॉल किया, बैकअप लिया प्रोडक्शन सिस्टम से, उसको नए सिस्टम में इंस्टॉल किया, इस तरीके से आप बोल सकते हो। व्हाट आर द डिफरेंट कॉपी, क्लाइंट कॉपी का मतलब जैसे कि मुझे लगता है ये मैंने आपको ठीक से बताया नहीं, क्लाइंट कॉपी वाला कॉन्सेप्ट बच रहा है। क्लाइंट क्या होता है, जैसे मतलब आपको याद होगा जब सिस्टम इंस्टॉलेशन वाला टॉपिक हमने देखा था, तो जब हम सिस्टम इंस्टॉल करते हैं तो उसके अंदर 2 क्लाइंट डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल होते थे। पहले 3 होते थे, अब 2 होते हैं, 000 और 001। पहले एक 066 अर्ली वॉच अलर्ट जो सॉल्यूशन मैनेजर से रिलेटेड था, उसके लिए तो होता था, बट क्योंकि अब सॉल्यूशन मैनेजर क्लाउड ALM से रिप्लेस हो रहा है, तो इसलिए मे बी थर्ड वाला जो क्लाइंट होता है वो इंस्टॉल होना बंद हो गया है। तो क्लाइंट क्या होता है, जैसे मान लो कि आपके सिस्टम में आपके कंपनी में 4 डिपार्टमेंट है, तो हर क्लाइंट एक स्पेसिफिक डिपार्टमेंट का मान लो, ये मैं बस अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रही हूँ, इसका आप कह सकते हो लॉजिकल डिस्ट्रीब्यूशन विद इन द सिस्टम। यानी कि आपने एक अपना फाइनेंस के लिए बना दिया, एक HR के लिए बना दिया, एक आपका मे बी ऑनबोर्डिंग ऑफबोर्डिंग जो भी होता है इसके लिए बना दिया। तो बेसिकली 3 मतलब क्लाइंट कॉपी मतलब एक ही सिस्टम के अंदर डिफरेंट लॉजिकल पार्टीशन, ताकि हर सबके पास अपना यूज़र डेटा हो, अपने यूज़र्स हो, अपना टास्क हो, अपना बैकग्राउंड जॉब हो, सारे सिस्टम एक ही में जंबल ना हो। ठीक है? ये होता है कॉन्सेप्ट क्लाइंट कॉपी का। ठीक है? क्लाइंट कॉपी कैसे करते हैं, क्लाइंट बनाते कैसे हैं, क्लाइंट कॉपी के लिए ट्रांजैक्शन कोड क्या होता है, उसमें इश्यूज़ क्या आते हैं, ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। SCC4 होता है क्लाइंट बनाने के लिए, 000 और 001 ये दोनों छोड़ के आप किसी भी रैंडम नंबर से एक नया क्लाइंट बना सकते हो। उसके लिए आपको जाना है SCC4 ट्रांजैक्शन कोड के अंदर, वहाँ पे आपको कुछ डिटेल्स फिल करनी है, जो वो डिटेल्स मैंडेटरी होती है वो, और उसके बाद में आपका क्लाइंट क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे मान लो आपका डेवलपमेंट सिस्टम है, आपने उसके अंदर क्लाइंट बनाया, डबल 100 क्लाइंट बनाया। ठीक है? आप SCC4 पे गए, उसमें आपने 100 नंबर टाइप किया जब वो क्लाइंट ID मांगता है तब, मतलब क्लाइंट का नंबर मांगता है तब। उसके बाद में आपने उसके अंदर कुछ डिटेल्स फिल करे और उस क्लाइंट को सेव कर दिया। ठीक है? अब वो क्लाइंट खाली है, उस क्लाइंट में कुछ नहीं है, वो एक डमी क्लाइंट है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपको ऑलरेडी एग्जिस्टिंग क्लाइंट है उससे डिफ़ॉल्ट कुछ चीज़ें उस क्लाइंट में कॉपी करनी पड़ेगी और बाकी की चीज़ें उस क्लाइंट में बनानी पड़ेगी। ठीक है? तो आप क्या करोगे, SCCL आपने क्लाइंट बना लिया, SCC4 है, उसके बाद में आप सिस्टम पे जाके \n करके ट्रांजैक्शन कोड चलाओगे SCCL जब आप चलाओगे तो वो आपसे पूछेगा कि आपको, मतलब आपको फिर उस क्लाइंट से लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है?
उस क्लाइंट से लॉगिन करने के बाद वो आपसे पूछेगा 100 कि आपको कौन से क्लाइंट में कॉपी करना है। तो उसमें आप अपना टारगेट सोर्स क्लाइंट दोगे कि कहाँ का डेटा उसमें कॉपी करना है, कौन सा प्रोफाइल कॉपी करना है। प्रोफाइल क्या-क्या होता है? एसएपी ऑल, एसएपी अंडरस्कोर ऑल, एसएपी अंडरस्कोर कस्ट, कस्ट यानी CUST, एसएपी ऑल यानी कि जितना भी क्लाइंट के अंदर डेटा है, कस्ट मतलब कस्टमाइज्ड प्रोफाइल्स के हिसाब से। ऐसे अलग-अलग प्रोफाइल्स होते हैं। प्रोफाइल्स मतलब कौन से टेबल्स या कौन सा किस एक्सटेंट तक डेटा आपको कॉपी करना है। तो जैसे ही आप उसके अंदर सिलेक्ट करोगे SCCL करके आपका सोर्स और टारगेट सिलेक्ट हो जाएगा। मतलब बेसिकली टारगेट में तो आप लॉग्ड इन नहीं हो, आपका सोर्स सिलेक्ट करेगा, उसके बाद वो आपसे ऑप्शन देगा आपको कि ऊपर ऑप्शंस आते हैं स्टार्ट इमीडिएटली और शेड्यूल और ऐसा कुछ मतलब बैकग्राउंड में शेड्यूल करना है। तो आप उसको स्टार्ट इमीडिएटली एंड बैकग्राउंड करके वो वाला क्लाइंट कॉपी आपका बैकग्राउंड में होता रहेगा। ये आपका लोकल के लिए हो गया। ठीक है, लोकल मतलब जैसे डेवलपमेंट टू डेवलपमेंट ही कर रहा है। अब मान लो रिमोट क्लाइंट कॉपी मतलब 2 अलग-अलग सिस्टम्स है, एक डेवलपमेंट है, एक क्वालिटी है। फॉर एग्ज़ाम्पल तो आपको अगर डेवलपमेंट के 000 से क्वालिटी के 000 में कोई डेटा क्वालिटी में 100 क्लाइंट बनाया है आपने, उसके अंदर डेटा कॉपी करना है या क्लाइंट कॉपी करना है 000 का डेटा कॉपी करना है, तो उसके लिए आप ट्रांज़ैक्शन कोड यूज़ करोगे SCC9, ठीक है? और एक्सपोर्ट इम्पोर्ट मतलब मान लो कि अगर आपका मतलब SN59 ट्रांज़ैक्शन कोड यूज़ करके जो आपका RFC कम्युनिकेशन होता है, RFC ट्रांज़ैक्शन कोड होता है, आप सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आपके जो डेवलपमेंट और क्वालिटी सिस्टम है, उनके बीच में RFC कनेक्शन एस्टेब्लिश है क्या नहीं? अगर उनके बीच में RFC कनेक्शन एस्टेब्लिश है, तो आप रिमोट क्लाइंट कॉपी यूज़ कर सकते हो। अगर नहीं है और अगर आपके पास क्रिएट करने का ऑप्शन है तो आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आप लोग थर्ड यूज़ करोगे एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। समझ आया? अगर सेम सिस्टम में करना है तो लोकल कॉपी, अगर 2 अलग-अलग सिस्टम में करना है और उनके बीच में RFC कनेक्शन है तो रिमोट क्लाइंट कॉपी, और अगर 2 अलग-अलग सिस्टम में करना है लेकिन उनके बीच में RFC कम्युनिकेशन नहीं है तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट। ठीक है। व्हाट इज परफॉर्मेंस ट्यूनिंग? परफॉर्मेंस ट्यूनिंग मतलब इम्प्रूविंग एससीपी का परफॉर्मेंस। इसका आप कैसे करोगे? इसको ये सारी चीज़ें आप ऐसे कर सकते हो कि सीक्वल के एक्सपेंसिव कोड चेक करोगे, फिर एप्लीकेशन लेवल पे चेक करोगे कि आपके वर्क प्रोसेसेस हमेशा अवेलेबल रहे। फालतू का कोई यूज़र या बैकग्राउंड जॉब अगर चल रहा होगा उसका आप कॉन्स्टेंटली मॉनिटर करते रहोगे। उसके बाद में ये चेक करोगे कि आपके सीक्वल के जो ये बेसिकली डेवलपमेंट टीम का ज़्यादा काम रहेगा, लेकिन अगर आप इसमें डेटाबेस में हो, मतलब डेटाबेस में हो, तो आप सीक्वल ऑप्टिमाइज़ेशन यानी कि आपके कोड ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना हो, कॉम्प्लेक्स मतलब रन टाइम में कॉम्प्लेक्स ना हो, उस तरीके की चीज़ें आप चेक करोगे। ये भी परफॉर्मेंस ट्यूनिंग कम ही पूछते हैं, लेकिन जब पूछते हैं तो इसका आंसर बहुत बेसिक है, तो ये स्किप नहीं होना चाहिए। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप नेट पे रिसर्च करके इसको 2-3 पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, एक्सप्लेन अपग्रेड डाउन टाइम। डाउन टाइम मतलब वही टाइम जब आपका सिस्टम अवेलेबल नहीं है एंड यूज़र के लिए। ठीक है, तो वो डाउन टाइम कैसे रिड्यूस करोगे? पैरेलल प्रोसेसिंग से, टेबल स्प्लिटिंग से, डीएमओ यूज़ करके, क्लीन अप एक्टिविटी परफॉर्म करके, शैडो इंस्टेंस की हेल्प से। इस तरीके के क्वेश्चन। अब डाउन टाइम मतलब सिस्टम कितने टाइम के लिए अवेलेबल नहीं है एंड यूज़र के लिए। तो जैसे कि इसके अंदर मैंने आपको डाउन टाइम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स भी बताया था, तो उसके अंदर यही होता है कि पैरेलल प्रोसेसिंग इंक्रीज कर दो। उसके बाद में डाउन टाइम के 2 ऑप्शंस होते हैं, एक स्टैंडर्ड और एक ज़ीरो डाउन टाइम करके, नियर ज़ीरो डाउन टाइम करके, ये दोनों ऑप्शंस होते हैं मेनली। तो ये सारी चीज़ें आपको थोड़ी-थोड़ी पता होनी चाहिए। मतलब जितना आपको समझ आए उसको अपने वर्ड्स में फ्रेम करके रखो, लिख के रखो, थोड़ी मेहनत ज़रूर होगी, बट आप लिखोगे ना अपने आप तो आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा और वो आपके दिमाग में बैठा रहेगा। फिर जैसे-जैसे आपको पता चलेगा, आप इंटरव्यूज़ दोगे, आपको पता चलेगा कि आप कहाँ अटक रहे हो, तो उस चीज़ में आप और डिग इन कर सकते हो। ठीक है, डीएम आपको पता है ये डेटा माइग्रेशन ऑप्शन सम के अंदर अवेलेबल होता है, इसको तब यूज़ करते हैं जब सम अपग्रेड और सम डेटा माइग्रेशन दोनों एक साथ करना होता है। पैरेलल प्रोसेसिंग मतलब पैरेलल प्रोसेसिंग भी सम के अंदर ही ऑप्शन होता है, इसके अंदर मल्टीपल जॉब साथ में चलती है। शैडो इंस्टेंस यानी सम अपने आप एक शैडो इंस्टेंस क्रिएट करता है ताकि उसका बेसिकली डेटा स्ट्रक्चर और एड-ऑन्स और वर्जन सब कुछ वो शैडो इंस्टेंस में ही अपडेट कर दे, और लास्ट में जब डाउन टाइम स्टार्ट हो तब उसके पास सिर्फ डेटा माइग्रेशन और शैडो इंस्टेंस का डेटा फाइन मतलब शैडो इंस्टेंस का डेटा S/4HANA में मूव करना, इतना ही काम हो। ठीक है, तो शैडो इंस्टेंस कोई नया सिस्टम नहीं है, और हमारे ECC टू S/4HANA कन्वर्जन एक्टिविटी में जो हमने सर्च किया था उसमें भी S/4HANA नया सिस्टम नहीं था, ECC को ही हमने S/4HANA में कन्वर्ट किया था, तो वो हमारा ब्राउनफील्ड माइग्रेशन था। इस वाले क्वेश्चन में मैं आपको बार बार याद दिला रही हूँ कि डेटाबेस का साइज पहले कितना था, बाद में कितना था, क्यों कम हुआ, डाउन टाइम कितना था, क्या इश्यूज फेस किए।
तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है और मोस्टली पूछते ही है। अगर आप इस क्वेश्चन तक पहुंच गए कि तुम्हारा मतलब अगर तुम सम अपग्रेड वाला या ECC टू S4 HANA कन्वर्जन एक्टिविटी वाले तो क्वेश्चन तक पहुंच गए, तो ये सारे क्वेश्चंस बहुत कॉमन है। कौन से प्रोस कितने सम के फेजेस होते हैं, सम के फेजेस के बाद कितने उसके अंदर मतलब क्या क्या एक्टिविटीज होती है, वो सारी चीज़ें। सम और स्पैम में क्या डिफरेंस है ये भी पूछते नहीं है, लेकिन अगर पूछे तो आपको पता होना चाहिए। स्पैम जो है वो पुरान मतलब जो काम सम करता है वही स्पैम करता है, बट स्पैम छोटे अपडेट के लिए करता है। मान लो कि आपको छोटा मतलब कोई सपोर्ट पैक अपडेट करना है छोटा सा, जैसे रिविजन पैकेज हो गया, मतलब वैसे ये डेटाबेस में होता है, बट अगर एप्लीकेशन में मान लो आपको छोटा मोटा कोई अपडेट करना है, उसके लिए आप सिस्टम में ही लॉगिन करके SPAM ट्रांजेक्शन कोड चला के चेक कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। वहाँ पे आप USR SAP ट्रांस के अंदर सॉरी USR SAP trans/EPS/in ये आपके फाइल, ये आपका पाथ होता है जहाँ पर आप आपके सॉफ्टवेयर अपग्रेड वाले डाउनलोड करके रखोगे, और इंस्टेड ऑफ यूजिंग सम आप अपने सिस्टम में ही SPAM ट्रांजेक्शन कोड चला के अपग्रेड परफॉर्म कर दोगे वो सम के। और अब क्या हो गया है, SPAM को मतलब SPAM यानी कि स्पैम को उन्होंने सम में ही इंटीग्रेट कर दिया, मतलब सम में ही बैकएंड में SPAM चलता है, मतलब बाहर भी चलता है सिस्टम के, लेकिन जनरली सारे अपडेट्स के लिए आप सम ही यूज करते हैं। तो सम बड़े अपडेट के लिए और स्पैम मोटे छोटे अपडेट के लिए, और सेंट जो है वो एड ऑन एडिशनल इंस्टॉलेशन के लिए, मतलब कुछ अलग से इंस्टॉल करना है सिस्टम में अपार्ट फ्रॉम द डिफॉल्ट थिंग, उसके लिए सेंट। ठीक है। डिफरेंस बिटवीन SAP इंस्टॉलेशन एंड ट्रेडिशनल DB इंस्टॉलेशन। तो हाना और ओरेकल के बीच में डिफरेंस बताना है इसको आपको मेजरली, कि ये इन मेमोरी होता है, कॉलम बेस्ड होता है, ये नॉर्मलाइज्ड, बेसिकली डुप्लीकेट डेटा नहीं होता है इसके अंदर, एक ही टेबल में डेटा स्टोर करता है। इसमें 3NF फॉलो होता था, इसमें मेमोरी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, इसमें नहीं होती है। इसमें OLAP और OLTP एक साथ होता है। ऑनलाइन OLTP का मतलब ऑनलाइन ट्रांजेक्शन प्रोसेस, मैं नाम भूल गई हूँ। OLAP मतलब एक OLAP और एक OLTP होती है, मैं इसको लॉन्ग फॉर्म भूल गई हूँ, मैं बताती हूँ अभी आपको। तो ये हाना में एक ही डेटाबेस सिस्टम में होता है। हाना लिनक्स बेस्ड है, इसलिए लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलता है। ट्रेडिशनल थोड़ा स्लोअर होता है, ओरेकल। तो बेसिकली इसमें आपको ओरेकल और हाना के बीच में डिफरेंस बता देना है, क्योंकि ज़्यादा यही दोनों यूज़ होते हैं। उसके बाद में साइबेस ASC वगैरह यूज़ होते हैं, बट मेनली ओरेकल ही यूज़ होता था हाना के पहले। ठीक है। हाउ डू ये एक्सेल भी मैं, ये जो डॉक्यूमेंट है ये भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो कुछ इसमें पॉइंट्स होंगे ना, तो आप इसी में ऐड कर सकते हो। ठीक है। हाउ डू यू मॉनिटर SAP सिस्टम हेल्थ टूल्स एंड KPI, ये सारी चीज़ें भी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। KPI तो ऐसे वैसे जनरली पूछते नहीं है, बट ये देखो ST06 CPU के लिए, DBA कॉकपिट डेटाबेस के लिए, SM50 और SM66 वर्क प्रोसेस के लिए, CCMS आपका CCMS और DB ग्रोथ फेल, ये मतलब बेसिकली ट्रांजेक्शन कोड्स ये है। और इसमें ये क्या चेक करते हैं वो ये है सारे, पर हम ये नहीं कह रहे SM50 डम्स के लिए यूज होता है, डम्स के लिए ST02 यूज होता है। तो इस तरीके के ये वही वाला क्वेश्चन है जो आप हेल्थ चेक वाला कहते हो, करा था ना हमने शुरू में इंट्रोडक्टरी, वैसा ही वाला क्वेश्चन है। ठीक है। हाउ डू यू कॉन्फ़िगर TMS, ये भी पूछते हैं कई बार। तो आपने डेवलपमेंट सिस्टम में गए, वहाँ पे आपने STMS ट्रांजेक्शन कोड चलाया, STMS ट्रांजेक्शन कोड चलाने के बाद उसने आपसे पूछा, पॉपअप आया आपके पास कि आपको इस सिस्टम को डोमेन कंट्रोलर बनाना है, आपने हाँ किया। फिर उसके बाद में वो सिस्टम आपका जैसे ABC है मान लो सिस्टम का नाम, तो NW मतलब NW1 है मान लो सिस्टम का नाम, तो NW1 अंडरस्कोर डोमेन करके वो डोमेन कंट्रोलर बन गया। फिर आप क्वालिटी सिस्टम में लॉगिन करोगे, वहाँ पे दोबारा आप STMS ट्रांजेक्शन कोड चलाओगे, फिर वो आपसे पूछेगा कि आपको इसको डोमेन कंट्रोलर बनाना है, आप बोलोगे नहीं इसको डोमेन कंट्रोलर नहीं बनाना है। फिर वो आपसे डोमेन कंट्रोलर का नाम पूछेगा, तो आपने जो डेवलपमेंट सिस्टम को डोमेन कंट्रोलर बनाया था उसी का नाम आप इसमें ऐड कर दोगे। फिर आप उसको जैसे ही ऐड करोगे वैसे वो सिस्टम आपके डोमेन कंट्रोलर वाले सिस्टम में अप्रूवल के लिए आएगा कि इस सिस्टम को इस रूट में ऐड करना है। फिर वहाँ से आप जैसे ही अप्रूव करोगे आपका वो बन जाएगा। उसके बाद में आपने STMS का अच्छे से वीडियो देखा है, तो उसके अंदर कंसोलिडेशन रूट क्या होता है, डिलीवरी रूट क्या होता है, फिर उसके अंदर 2 लेयर्स होते हैं, एक Z लेयर होती है और एक SAP लेयर होती है। वो सारी चीज़ें भी कई बार पूछ लेते हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। उसी में आप वही वाले नोट्स रेफर कर देना, क्योंकि वो वाला कॉन्सेप्ट उस वाले वीडियो में ज़्यादा क्लियरली आपको समझ आया होगा। फिर कॉमन इश्यूज़ क्या होते हैं, RFC फेल हो गया, परमिशन इशू हो गया, बफर सिंक हो गया। जनरली इस वाले में आपको वो मतलब आप ऐसा कह सकते हो, मतलब ऐसे ये तो नहीं पूछते कि TMS के एरर्स, बट जनरली ये पूछते हैं कि अगर कोई TP इम्पोर्ट नहीं हो रहा,
तो कैसे चेक करोगे? तो वो भी इसके आगे डिटेल में उसका आंसर है, तो फिर वो हम लोग उस टाइम पे पूरा वो करेंगे, ठीक है? हाउ डू यू वैलिडेट बैकअप? बैकअप आपका हो रहा है कि नहीं, आप कैसे चेक करोगे? आप ओएस लेवल पे चेक कर सकते हो, जैसे कि उसमें आपको पाथ आइडेंटिफाई करके वहाँ पे चेक करना पड़ेगा कि आपका लास्ट बैकअप कब हुआ था। इसको आप ओएस लेवल पे भी, इसको आप हाना डेटाबेस स्टूडियो लेवल पे भी चेक कर सकते हो, वहाँ पे भी आपको लास्ट बैकअप दिखेगा। उसके बाद में हाँ, ऐसे ही है, मतलब आप ओएस पे भी चेक कर सकते हो, हाना डेटाबेस स्टूडियो पे चेक करते हो। एक्सप्लेन हाना स्पेसिफिक बैकअप कंसेप्ट। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये देखना है कि हाउ डू यू वैलिडेट बैकअप, मतलब आप बैकअप कैसे वैलिडेट कर सकते हो? आप ओएस लेवल पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे आप मतलब ये चेक कर, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी कि आपका जो डेटा बैकअप फ़ोल्डर होगा, वहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको डिटेल मिल जाएगी कि आपका लास्ट बैकअप कब हुआ था, ठीक है? उसके बाद में आप हाना डेटाबेस स्टूडियो पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है? ये 2 चीज़ें बोल सकते हो आप इसके अंदर, इतना सब कुछ वो करने की अभी ज़रूरत नहीं है। बस अभी के लिए आप इतना बोल सकते हो कि ओएस लेवल पे चेक कर सकते हैं। ओएस लेवल पे कैसे चेक कर सकते हैं, वो मैं आपको जब फाइल सिस्टम वाला बताऊँगी ना, जो मैं अभी कह रही थी कि फ़ोल्डर बना के दूँगी आपको, मतलब फ़ोल्डर के ऊपर वीडियो बनाएँगे, उसके ऊपर फिर मैं आपको बताऊँगी कि बैकअप कहाँ स्टोर होता है, वहाँ पे चेक कर सकते हो, हाना डेटाबेस स्टूडियो पे भी चेक कर सकते हो, ठीक है? हाना स्पेसिफिक बैकअप कंसिडरेशन, तो बैकअप के बारे में पूछेंगे तो आपको मेनली लॉग बैकअप और वो 3 बैकअप जो मैंने आपको बताए थे, जो फुल बैकअप होता है, इंक्रीमेंटल बैकअप होता है, डिफरेंशियल बैकअप होता है। ये बेसिकली इस पे डिपेंड करता है। फुल बैकअप मतलब पूरे सिस्टम का बैकअप हो रहा है, इंक्रीमेंटल मतलब फुल बैकअप के बाद में जो भी अपडेट हुआ होगा वो इंक्रीमेंटल बैकअप में होगा, और डिफरेंशियल बैकअप भी फुल बैकअप के बाद में जो अपडेट हुआ है उसका चेंजेस होंगे, बट डिफरेंशियल बैकअप अ चेंजेस उसके बाद ही होंगे, ठीक है? 1 सेकंड। हाँ। तो फुल बैकअप, डिफरेंशियल बैकअप और इंक्रीमेंटल बैकअप। फुल बैकअप में तो फुल बैकअप होता ही है। इंक्रीमेंटल बैकअप यानी कि फुल बैकअप के बाद जब जो चेंजेस हुए होंगे उसको आप इंक्रीमेंटल बैकअप में कर सकते हो। डिफरेंशियल बैकअप इंक्रीमेंटल बैकअप को कंसिडर नहीं करता, और दोनों का फंक्शनिंग सिमिलर होता है, मतलब अगर मतलब जनरली ऐसा होता है कि वीकली आप फुल बैकअप लेते हो और फिर बाद में अल्टरनेट डेज आप डिफरेंशियल ले सकते हो, या फिर आप डेली इंक्रीमेंटल ले सकते हो, ठीक है? 1 सेकंड। ठीक है, तो ये बैकअप का हो गया। बैकअप का वो जो मैंने डिफरेंशियल इंक्रीमेंटल बैकअप वगैरह आपको बताया था, वो आप एक बार ठीक से देख लेना। उसके बाद अब मुझे सिर्फ याद आ रहा है, इसलिए मैं बता वो देख रही हूँ, रेप्लिकेशन मोड के क्वेश्चंस भी देख लेना एक बार। 3 रेप्लिकेशन मोड होता है, 2 ऑपरेशन मोड होता है, तीनों में क्या डिफरेंस होता है, डीआर के लिए कौन-सा यूज़ करते हैं, और पेसमेकर, कोरोसिंक और एस्टोनिट, ये भी मैंने आपको थोड़ा-थोड़ा पार्ट्स-पार्ट्स में बताया है, वो भी एक बार देख लेना। अगर उसमें से कुछ है जिसमें आपको दोबारा रिवीजन की ज़रूरत लग रही है, दोबारा वीडियो बनाने की ज़रूरत लग रही है, तो फिर हम उसके ऊपर आगे बात कर सकते हैं, ठीक है? अगर रिकवरी फेल हो रही है सिस्टम रिस्टार्ट के बाद, तो आप क्या चेक करोगे? पहले आप लॉग चेक करोगे, फिर आप मैनुअली रिस्टार्ट करने की कोशिश करोगे। इसमें आपको एचडीबी स्टार्ट कमांड पता होना चाहिए, एसएपी कंट्रोल कमांड पता होना चाहिए, गेट प्रोसेस लिस्ट वाला, और डिस्क पेज के लिए आपको df-h पता होना चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें आप सिस्टम रिस्टार्ट के अगर इश्यू आ रहा है तो आप वैसे चेक कर सकते हो। हाउ डू यू हैंडल लॉक यूज़र्स? लॉक यूज़र्स के लिए SU01 ट्रांज़ैक्शन फॉर अ सिंगल, मतलब आपको पता है कि आपको एक ही यूज़र है जो अनलॉक करना है, तो उसका नाम डाल के SU01 डाल करके उसका नाम करके उसको सीधे नाम डाल के अनलॉक कर सकते हो। मल्टीपल यूज़र्स के लिए करना है तो आप SU10 ट्रांज़ैक्शन कोड यूज़ कर सकते हो, ठीक है? जब मल्टीपल यूज़र्स के बारे में बात कर रहे होते हैं तो SU10 होता है, और जब सिंगल यूज़र के बारे में बात कर रहे हैं जब SU01 होता है। तो इन दोनों ट्रांजैक्शन कोड आप चला के एक बार देखोगे तभी आपको डिफरेंस समझ आएगा, ठीक है? ऑथराइजेशन ऑब्जेक्ट्स वगैरह ये सारा इतना पूछते नहीं है वैसे, और अगर मैं आपको बताऊँगी तो अभी आपको ये समझने में डिफ़िकल्ट होगा, तो इसको अभी के लिए वो करते हैं। इसको भी अभी के लिए मैं हाइलाइट करके छोड़ रही हूँ, ठीक है? उसके बाद में ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं कई बार, प्राइमरी एएससीएस में क्या होता है, प्राइमरी एप्लीकेशन क्या होता है, ईआरएस क्या होता है, और इस वीडियो में भी मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया है व्हाट इज एनक्यूर एप्लीकेशन, एनक्यूर एप्लीकेशन, ईआरएस मैंने आपको बता दिया है कि एएससीएस का बैकअप होता है ईआरएस। तो वही चीज़ है ये, ठीक है? सेम हम लोग ऊपर के क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस करी थी। हाउ डू यू प्रोविजन एसएपी ऑन क्लाउड एंड हैंडल ऑपरेशंस, ये वैसे पूछते नहीं है तो इसको भी अभी के लिए वो करते हैं। अभी के लिए आप अपना उसी पे करो, लेकिन इंस्टॉलेशन आपका सिमिलर ही होता है, बस पहले आपको मतलब जो होस्ट नेम होता है उसमें पहले वीएम मतलब वर्चुअल मशीन स्टोरेज या नेटवर्क बनाना होता है, फिर एसडब्ल्यूपीएम यूज़ करते हैं। तो अगर मतलब ऐसे जनरली अलग से पूछते नहीं, आप इसको ऑन प्रीमाइस से रखो, आप अभी के लिए ऐसे ही बोलो कि आपने क्लाउड पे काम नहीं किया है, ठीक है? ट्रांसपोर्ट रिक्वेस्ट के वो क्या होते हैं, रिटर्न कोड्स क्या होते हैं, 0, 4, 8 और 12। 0 मतलब सक्सेसफुली हो गया, 4 मतलब वार्निंग के साथ हुआ, 8 और 12 मतलब नहीं हुआ, और 12 आया मतलब आपका इशू था, मतलब बेसिस टीम का इशू है,
तो उसमें आप ये सारी चीज़ें चेक करोगे, लॉग्स चेक करोगे, ऑब्जेक्ट कोई लॉक है कि नहीं वो चेक करोगे, मिसिंग ऑथराइज़ेशन चेक करोगे, ऑब्जेक्ट चेक करोगे। इसके बाद जो P1 वाला इंसिडेंट मैंने आपको बताया था ना, वो चीज़ आप एक बार अच्छे से रिवाइज़ कर लेना, क्योंकि वो आपको बहुत हेल्प करेगा, जो आपका P1 वाला इंसिडेंट हुआ था वो वाला, ठीक है? वो आप अच्छे से अपने वर्ड में लिख लेना, उसके लिए क्रॉस क्वेश्चनिंग अपने आप बना लेना, कौन-सा कैसे क्रॉस क्वेश्चन हो सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर आपको ज़्यादा पता होगा। तो कोई P1 इंसिडेंट अगर है, जो P1 इंसिडेंट है उसके ऊपर आप वैसे अपने हिसाब से आंसर फ्रेम कर सकते हो, ठीक है? तो अभी के लिए ये करते हैं, इसके आगे के क्वेश्चंस जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।